हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका सेकेंड वीडियो है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस एनडीए या किसी भी अदर वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस हमने लिया है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सभी तरह के क्वेश्चंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द कोड बिलो। जो क्वेश्चन है वो क्या है, कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जैसे आपको पता है कि 1946 में 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। और वो जो कमिटी थी वो जो कमिटी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके बहुत सारे कमिटीज थी और उस फॉर्मेट में वो काम करती थी। जैसे उस वर्क जो है डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज में वो डिवाइड कर दिया गया था और उस कमिटीज के अलग अलग हेड थे, अलग अलग चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कमिटीज है वो स्टीयरिंग कमिटीज है, फंडामेंटल राइट सब कमिटी है, फंडामेंटल राइट कमिटीज है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ठीक है। सो इन कमिटीज के जो हेड थे वो उनका नाम दे दिया गया है और इधर कमिटीज दे दिया गया है। हमें बताना है कि मैच करना है कि किस कमिटी का जो चेयरमैन था कौन था। तो अगर स्टीयरिंग कमेटी की बात करें, स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो इस कमेटी को कौन हेड कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमिटीज का जो चेयरमैन था वो जेबी कृपलानी जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो चेयरमैन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी उन सब का जो यूनियन लेवल पे कमिटी थी, जो टॉप मोस्ट कमिटी थी, उन सब कमिटीज का हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर इस सीक्वेंस में बात किया जाए तो ऑप्शन ए का जो मैच हो रहा है वो 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है और ये 1 है। तो ये जो सीक्वेंस जिस ऑप्शन में होगा दैट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 2, 3, 4 एंड 1। सो पहले ही ऑप्शन में मिल गया, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the provisional president of the constituent assembly। संविधान सभा का जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। जब 9 दिसंबर 1946 को 1946 को पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो उस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया। क्योंकि उस संविधान सभा में सबसे जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे, ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनको सम्मान के रूप में बना दिया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो पहली जो बात है वो क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एच.सी. मुखर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे उनको जो मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट को और जो भी परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट थे उन सब का जो इलेक्शन जो है
किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के चेयरमैनशिप में हुआ था। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, और एक पर्सन और था टी.टी. कृष्णाचारी, वो भी क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने वाइस प्रेसिडेंट थे भैया? आपका 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 2 लोग थे, ठीक है, 2 लोग थे। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। Now the next question. Consider the following statement about the judicial system introduced by the British in India. ठीक है, so it is judicially unified India. so आपको पता है कि अपने यहाँ इंडिया में जो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है अपने यहाँ इंडिया में, क्या है? यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। और ये जो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है? यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से हमने ये फॉलो किया है ये सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। सेकेंड क्या है कि द ब्रिटिश स्टैब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ through process of the enactment and relevant interpretation of customary law। अब क्या है कि जो इंडिया में कस्टमरी लॉज थे, ठीक है, उन्हीं को वो एडमिनिस्ट्रेट करता था, ठीक है। इनिशियली जो कस्टमरी लॉज थे इंडिया में, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेट करता था, क्योंकि कस्टमरी लॉ के साथ छेड़खानी करना उनके लिए बहुत ही आत्मघाती होता था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जो कस्टमरी लॉज था इंडिया का डिफरेंट सोसाइटी का, आपको पता है कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। तो कस्टमरी लॉ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस वो नहीं करते थे, ठीक है, उस समय बाद। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो थर्ड जो स्टेटमेंट है, इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉस ऑफ द इंडिया। तो कस्टमरी लॉ मैंने अभी बताया कि इंटरफियर नहीं करते थे, इसका मतलब उन्हीं को क्या करते थे? वो इंटरफियर करते थे, अवॉइड नहीं करते थे, ठीक है। जो कोर्ट में जो भी केसेस वगैरह चलती थी, ठीक है, इंडियन पीपल के लिए, तो कस्टमरी लॉ के हिसाब से ही चलती। जैसे आपके यहाँ राजस्थान वो हरियाणा में खाप पंचायत था, ठीक है, तो क्या है? कस्टमरी लॉ था, खाप पंचायत का जो डिसीजन था उसको निगेट नहीं किया जा सकता था, और कोर्ट भी उसमें क्या करती थी? इंटरफेरेंस नहीं करती थी, ठीक है। तो खाप पंचायत ये भी कस्टमरी लॉ था। हालांकि अभी इस समय उसका रिलेवेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिछले मतलब 5-7 सालों से अगर देखें तो खाप पंचायत का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। तो आपका क्या है? 1 एंड 2 केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट? ठीक है, सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था। और कौन, तो फिर इनका इलेक्शन कौन किया? कौन इनको इलेक्ट करके सेंड किया? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर थे उन्होंने इन्हें इलेक्ट करके भेजा था, इलेक्ट करके भेजा था, ठीक है। और ये चीज कहाँ पे अप्लीकेबल था? प्रिंसली स्टेट में अप्लीकेबल नहीं था, केवल और केवल उन स्टेट में, उन प्रोविंसेस में एप्लीकेबल था जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था, उस वहां पे इन्होंने ये चीज अप्लाई किया था।
ना अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिडंट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आउट ऑफ 389 मेंबर्स, ठीक है, 296 मेंबर जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने वाले थे। प्रोविंसेस ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने वाले थे। ठीक है, और रेस्ट जो मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है प्रिंसली स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन था। हालांकि इनिशियली बिफोर द पार्टीशन जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने मतलब तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो उसके बाद से मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो इंडिपेंडेंट डोमिनियन जब क्रिएट कर दिए गए तो उसके बाद से जो प्रिंसली स्टेट है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए। सो ये जो स्टेटमेंट है डिडेंट इंक्लूड, ये क्या है, गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। सो सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखो तो यहाँ पे गलत है और पहला सही है। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट सही है तो या तो फर्स्ट किस में है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में है। तो हमें थर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, हमें फोर्थ को वेरीफाई करना है कि वेदर फोर्थ ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। So, in order to create a sense of collective participation, submission were solicited from the public. So, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाती थी, डिसीजन लेती थी, ठीक है, उसको पब्लिक परव्यू में रखती थी और पब्लिक का जो सजेशन था वो इनवाइट करती थी। ठीक है, तो ये इससे क्या होता था, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों के मन में एक क्रिएट होता था कि भाई हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे आम आदमी का मतलब ये हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनकी इन्विटेशन मतलब होता था, भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो लॉ कानून इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो इसलिए वो जो भी मतलब सजेशन वगैरह देते थे उन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनवाइट करती थी। तो इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ये मतलब क्रिएट होता था। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ गिवन फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज framed only provide a machinery for the government of the country. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been in some country. Who should be in power left to be determined by the people, as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. तो ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया था। कौन दिया था, अंबेडकर साहब ने दिया था। और ये सेकेंड उनका कम्युनिक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने ये जो स्पीच दिया था वो डेमोक्रेसी के लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में उन्होंने स्पीच दिया था और वहीं से ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो द एबव पैसेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट इज एट्रिब्यूटेड टू डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question, who among the following was not a member of drafting committee of the constitution? So आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में बेसिकली कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे। और 7 मतलब क्या है, 1+6, 1+6, एक तो क्या थे, चेयरमैन थे और दूसरे इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, साहब थे चेयरमैन। और उसके अलावा 6 मेंबर्स थे। तो 6 मेंबर कौन कौन से थे,
कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे? तो जो पहला मेंबर थे वो एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी फर्स्ट मेंबर थे। और सेकेंड जो मेंबर थे एन गोपाला स्वामी अयंगार। अयंगार जो सेकेंड मेंबर थे वो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी थे। जो थर्ड मेंबर थे वो ये थे ए.के. अय्यर, ए.के. ए.के. अय्यर थे। जो फोर्थ मेंबर थे वो कौन थे? सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। जो फिफ्थ मेंबर थे वो कौन थे? एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक है, ये किसको रिप्लेस किए थे? किसको रिप्लेस किए थे? तो बी.एल. मित्तर को रिप्लेस किए थे, बी.एल. मित्तर। और जो सिक्स मेंबर थे, जो सिक्स मेंबर थे वो कौन थे? टी.टी. कृष्णाचारी, टी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, टी.टी. कृष्णाचारी थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डी.पी. खेतान को, डी.पी. खेतान को रिप्लेस किया था। तो अगर आप देखो तो जो भी मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो यही 6 मेंबर थे, और चेयरमैन को अगर इनपुट कर दिया जाए तो वो 7 मेंबर हो गए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि भाई कौन मेंबर नहीं थे, और कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि कौन मेंबर्स थे। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो अंबेडकर साहब मेंबर्स थे, के.एम. मुंशी मेंबर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर मेंबर थे, एम.के. गांधी मेंबर नहीं थे, वही थे। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। Next question. Consider the following statement about the preamble of the Constitution and state which of them are correct with the help of the given quote. तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रियम्बल के बारे में है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू बिकम द प्रियम्बल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो इट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, जो प्रियम्बल है वो जस्टिसेबल नहीं है। मतलब अगर प्रियम्बल में जो फीचर्स दिया हुआ है, जो प्रोविजंस है, अगर उसको गवर्नमेंट जो है इनेक्ट नहीं करती है तो उसके लिए कोई भी पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। थर्ड जो पॉइंट है वो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976। ठीक है, एक बार अमेंड हुआ है और उसमें 3 वर्ड यूज किए, ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती केस 1973 में ये वर्डिक्ट दिया था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड दिस। ठीक है, सो थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। तो जहां जहां पे थर्ड ऑप्शन है होगा वो ऑप्शन क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑप्शन, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि जो प्रियम्बल में जो भी प्रोविजंस दिया गया है, जो भी बातें कही गई है, जो भी सार है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सार है। इसीलिए प्रियम्बल को सबसे लास्ट में लिखा गया था, लास्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो भी प्रियम्बल में बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है वो प्रियम्बल के अनुरूप होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप प्रियम्बल होगा। तो इसलिए ये जो फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या है, वो गलत है। सो आपका आंसर क्या होगा, ओनली ए, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। So option A will be the right answer. Now next question. The preamble of the Indian Constitution adopted on 26th of November 1949 didn't include the term. जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, तो उस समय कौन कौन से वर्ड नहीं थे जो अभी प्रियम्बल में, एट प्रेजेंट प्रियम्बल में है। ठीक है, तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सेक्युलर वर्ड नहीं था और इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था, क्योंकि ये जो तीनों वर्ड था वो ऐड किया गया था। और किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हमें देना है नॉट इंक्लूडेड, तो कौन कौन से इंक्लूड नहीं किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो इन दिस केस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following were the members of the drafting committee of the constitution। अब यहाँ पे कौन कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, तो नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे। ए के अय्यर थे, हाँ ए के अय्यर थे। सरदार पटेल, ये भी नहीं थे। ठीक है, सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम लॉन्गेस्ट वन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट वन इन द वर्ल्ड। सो असर्शन वन इज द करेक्ट। नाउ रीजन दिया हुआ है कि द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा भी सही है। ठीक है, तो केवल फंडामेंटल राइट जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया, इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लेंथीएस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो जो आर है, सेकेंड रीजन दिया हुआ है, वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द borrowed in Indian constitution from the constitution of Italy, Canada, फ्रांस एंड यूएसए। सो हमने जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था, ये यूएसए से लिया था, क्योंकि यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव प्रियम्बल। ठीक है, तो वहीं से हमने प्रियम्बल को लिया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से कौन से मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो अम्बेडकर साहब मेंबर थे, के एम मुंशी मेंबर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर मेंबर थे, लेकिन एम के गांधी मेंबर नहीं थे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।